Hi everyone, welcome to EduChemy and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains। ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलेवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educhemy.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक। सो फर्स्ट वी विल रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट यू नीड टू डू इज टू ट्राई एंड अटेम्प्ट दीस क्वेश्चंस ऑन योर ओन एंड देन वी विल सी द राइट आंसर एंड आल्सो द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्चुअल प्राइवेट network? Now the first given statement is it is a private computer network of an organization where the remote users can transmit encrypted information through the servers of the organization. Okay, the statement B given is it is a computer network across a public internet that provides user access to their organization's network while maintaining the security of the information transmitted. C is it is a computer network in which users can access a shared pool of computing resources through a service provider. And D is none of the statements A, B, C given above is correct description of virtual private network. तो जल्दी से सोचिए और बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है स्टेटमेंट बी दैट इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस अ पब्लिक इंटरनेट दैट प्रोवाइड्स यूजर्स एक्सेस टू देयर ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क व्हाइल मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड। चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आपने सुन रखा होगा वीपीएन के बारे में एंड रिसेंटली अ क्वेश्चन केम इन यूपीएससी आल्सो इन 2008 प्रीलिम्स में इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो वीपीएन के बारे में अगर हम लोग बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो आप वर्ड से ही समझ रहे हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सबसे पहले इसके पहले वर्चुअल जाने से पहले आपको प्राइवेट नेटवर्क जानना पड़ेगा क्या है। देखिए प्राइवेट नेटवर्क क्या हुआ कि जिसमें आप यू आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड यू आर वर्किंग ऑन दी सर्वर, आप बोल सकते हैं जो आपके कंपनी का सर्वर है जो भी है उसमें आप काम, दैट इज क्लोज सर्वर। अब यहाँ पर क्या होता है व्हेन आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहां पर आपका जो क्लाउड है उसको आप एक्सेस कर रहे हैं, अपनी कंपनी का सर्वर्स को एक्सेस कर रहे हैं, तो आपका इंफॉर्मेशन दैट इज सेफ। नाउ व्हेन यू आर वर्किंग आउटसाइड योर, जब आप हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या रिमोटली आप एक्सेस कर रहे हैं कंपनी के सारे डेटा को, तो उस केस में आप इसको कैसे सिक्योरली करें कि आपका डेटा लीक नहीं हो, आपके सिक्योरिटी पासवर्ड्स लीक नहीं हो, तो उसके लिए जो है वीपीएन हम लोग यूज करते हैं। नाउ वीपीएन क्या है, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपको क्रिएट करके देता है ताकि आप अपने कंपनी के सर्वर से जुड़ पाए वाया द इंटरनेट। देखिए वीपीएन्स यूज इंक्रिप्शन, ये इंक्रिप्शन यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड प्रोवाइड अ सिक्योरिटी कनेक्शन, सिक्योर कनेक्शन इवन ओवर द इंटरनेट। द वीपीएन टेक्नोलॉजी अलाउज रिमोट यूजर्स, रिमोट यूजर्स मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बैठे हुए हैं और आप अपने ब्रांच को कनेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट टू अ प्राइवेट नेटवर्क एज इफ देयर वर फिजिकली कनेक्टेड। मतलब इस तरह से जैसे कि आपका जो सिस्टम है वो आपके ऑफिस के कंप्यूटर या सर्वर के साथ जो है वो फिजिकली कनेक्टेड होता, तो वैसा ही नेटवर्क जो है आपको क्रिएट करके देता है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो यू कैन गूगल इट और यू कैन सी ऑन द यूट्यूब ऑल्सो। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल बिहाइंड द इंक्रीजिंग प्रिवेलेंस ऑफ वायरलेस मोबाइल चार्जर्स एज अ रिप्लेसमेंट फॉर यूएसबी मोबाइल चार्जर्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल मतलब पूछ रहा है व्हाट इज द साइंटिफिक प्रिंसिपल पूछ रहा है बिहाइंड द इंक्रीजिंग प्रिवेलेंस ऑफ वायरलेस मोबाइल चार्जर्स। तो वायरलेस मोबाइल चार्जर के पीछे कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल, कौन सा फिजिक्स का लॉ जो है वो काम करता है, ये आपको बताना है। द गिवन ऑप्शंस आर A is Bernoulli's principle, B is Faraday's law of electromagnetic induction, C is Hooke's law and D is Pascal's law। तो जल्दी से सोचिए, इफ यू हैव रेड अबाउट फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स आपने पढ़ रखा है और आपको पढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज दिस इज इन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी ऑल्सो। साइंस एंड टेक में आपसे बेसिक्स फिजिक्स, बेसिक्स केमिस्ट्री एंड बेसिक बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जल्दी से बताइए कि इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल काम करता है।
तो इसका सही आंसर क्या है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत सरल भाषा में अगर आपको इसको समझाने की कोशिश करूं, आपको पता है कि एक कॉइल है, मान के चलिए कि दिस इज अ कॉइल ऑफ वायर। यहां पर क्या है कि इफ करंट फ्लोज, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मान के चलिए इसे करंट फ्लो कर रहा है, नाउ इफ दिस करंट इज चेंजिंग, अगर इसका करंट चेंज हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, तो इस करंट के वजह से जो आप बोल सकते हैं जो फ्लक्स है वो भी चेंज होता है। फ्लक्स इससे आप बोल सकते हैं जो इस जितने भी इससे मैग्नेटिक फील्ड पास करते हैं वो चेंज हो रहा है। नाउ इफ देयर इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में यहां पर एक ईएमआई इंड्यूस हो जाता है। ईएमआई इंडक्शन मतलब एक इस आप बोल सकते हैं कॉइल के अंदर एक तरह का ईएमएफ डेवलप हो जाता है। नाउ दिस कैन ऑकर इन द नियर बाय कॉइल आल्सो। अगर एक कॉइल बगल में है, ठीक है, और उसमें आप चाहते हैं कि एक तरह का वोल्टेज आ जाए, तो अगर आप इसके बगल वाले कॉइल में करंट को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, तो इससे रिलेटेड जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है ये भी चेंज होगा और इसके वजह से यहां एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। और जब भी आपको पता है किसी भी कॉइल में वोल्टेज डेवलप होता है तो वहां पर करंट फ्लो करने लगेगा। तो यही चीज जो है यूज होता है इन दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट वी यूज इन दी वायरलेस मोबाइल चार्जर्स। यहां पर एक आपका ट्रांसमिटिंग कॉइल है, उसको यूज किया जाता है टू क्रिएट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड टू इंड्यूस वोल्टेज इन दी रिसीविंग कॉइल। ये है आपका रिसीविंग कॉइल जो कि आपके मोबाइल के अंदर रहता है। तो अब वहां पर जैसे करंट आपका बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, वोल्टेज इंड्यूस होता है, करंट फ्लो करने लगता है और मोबाइल अपने आप चार्ज होने लगता है। तो यही कंसेप्ट जो है दैट इज यूज्ड इन वायरलेस मोबाइल चार्जर्स। बहुत अच्छा फिजिक्स है एंड इसके बारे में यू कैन लर्न अगेन इफ यू हैव इंटरेस्ट। अगर इतना भी जानते हैं तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि दिस इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस मोर, आप जरूर कुछ साइंटिफिक वीडियो सर्च करिए ईएमआई इंडक्शन के बारे में, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोस्पेस एंटीना ELISA project? The given statement is to detect neutrinos, B is to detect gravitational waves, C is to detect the effectiveness of missile defense system and D is to study the effect of solar flares on our communication systems. जल्दी से बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए एलिसा एम्स टू मेजर ग्रेविटेशनल वेव्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 0 माइक्रोहर्ट्ज से लेके 100 मेगाहर्ट्ज तक। तो यहां पर देखिए इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर जो है ये है क्या? बेसिकली दिस इज अ इंटरफेरोमीटर। और इंटरफेरोमीटर को हम लोग क्यों यूज करते हैं? टू डिटेक्ट वेव्स। उसका हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, उसका वेवलेंथ नापने के लिए हम लोग जो है इस इंटरफेरोमीटर को यूज करते हैं। इंटरफेरोमीटर अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत तरह का जो है इंटरफेरोमीटर्स हम लोग यूज करते हैं। नाउ दिस इज इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। तो ये भी है जो ग्रेविटेशनल वेव्स जो स्पेस से एमिट होता है उसको मेजर करने के लिए है। ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। नाउ यहां पर इस क्वेश्चन को लेने का मकसद क्या है? दिस इज ऑल्सो अ PYQ। लेकिन यहां पर क्या है कि एलिसा जो है वो स्टैंड करता है फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोएसे, जो कि एक बायोटेक्नोलॉजी का कंसेप्ट है। नाउ यहां पर एलिसा इज ऑल्सो इंटरफेरोमीटर और यहां पर एलिसा जो है बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग किसको बोलते हैं? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोएसे। इट इज अ कॉमनली यूज्ड लैबोरेटरी टेस्ट टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज इन द ब्लड। तो यहां पर आपको कहीं कंफ्यूजन करने के लिए अगर एलिसा पर अगर यूपीएससी कभी कोई क्वेश्चन बनाती है तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। एक ELISA है एंड दैट वन इज एलिसा। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जरूर सर्च करिए, अगर एक क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म्स WannaCry, Petya and Eternal Blue, sometimes mentioned in the news, recently are related to. The first given option is exoplanets, B is cryptocurrency, C is cyber attacks and D is mini satellites. जल्दी से सोच के बताइए कि ये किससे रिलेटेड है। ये है रिलेटेड आपके साइबर अटैक्स को लेके। देखिए WannaCry ransomware locks user devices and prevents them from accessing data and software until a certain ransom is paid टू इट्स क्रिएटर। बहुत बीच में ये हैवॉक क्रिएट कर दिया गया था। WannaCry के बारे में काफी न्यूज में था इन 2018 एंड 19। लाइक WannaCry, Petya worms spread rapidly through network that use Microsoft Windows and demand $300 paid in Bitcoin to unlock the infected PC। तो ये सब जो है आपके साइबर अटैक्स के टाइप हैं, आपको इनके बारे में थोड़ा जानते रहना चाहिए, जो कि खास करके न्यूज में, क्योंकि उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाने का कोशिश करिएगा। नाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कवर्स electromagnetic waves with frequency ranging from below 1 Hz to 10 raised to the power 25 Hz. Arrange the given below waves in decreasing order of their wave number. यहां पर ध्यान दीजिए, वेव नंबर दिया गया है। अब मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तब देखेंगे। यहां पर ऑप्शन है आपके फर्स्ट माइक्रोवेव, सेकंड इज एक्स रे एंड थर्ड इज गामा रे। तो आपको किस में करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव number. The options given are A 213, B 321, C 231 and D is 123. तो जल्दी से सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर है 3, 2, 1। यानी सबसे ज्यादा वेव नंबर है आपका गामा रे का, आफ्टर दैट एक्स रे एंड लास्ट इज माइक्रोवेव। देखिए अब इसके बारे में ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। जनरली व्हेन यू रीड अबाउट वेव्स यू सी टर्म्स लाइक फ्रीक्वेंसी और इसके अलावा आप क्या देखते हैं, वेवलेंथ। ये दो चीज को आप देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है जितना ज्यादा रहेगा आपका उतना ज्यादा एनर्जी रहेगा उस वेव में, और वेवलेंथ जस्ट ऑपोजिट होता है फ्रीक्वेंसी का। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपका रहेगा उतना कम आपका वेवलेंथ रहेगा। तो मान के चलिए जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी जो आपके पास रेज है दैट इज गामा रे। ठीक है, गामा रे है, इनके पास बहुत एनर्जी होता है। तो इनका जो आप मान के चलिए जब इनका फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा है तो इनका वेवलेंथ सबसे कम होगा, क्योंकि इनवर्सली होता है रिलेशन जो है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में। अगर आपको बताना चाहे इसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी जो है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा आपको पता है दैट इज वेवलेंथ। तो ये आपको पता है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। लेकिन यहां पर एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज वेव नंबर। तो वेव नंबर बेसिकली क्या होता है, इट इज 1 बाय लैम्डा को हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। यानी रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा ले लें तो उसे हम लोग वेव नंबर बोलते हैं और उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। तो यहां यानी आप लोग बोल सकते हैं ऐसे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं सी न्यू बार, इस तरह से बोल सकते हैं। नाउ यहां पर देखिए फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेव नंबर भी ज्यादा होगा। तो यहां पर अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस क्या था आपके पास, गामा रे, एक्स रे, माइक्रोवेव। तो गामा रे का सबसे ज्यादा एनर्जी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे ज्यादा वेव नंबर भी उसी का होगा। तो यहां पर हो गया आपका फर्स्ट हो गया गामा रे, उसके बाद यानी 3 हो गया आपका फर्स्ट सबसे हाईएस्ट। आफ्टर दैट आप स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो आता है एक्सरे और उसके बाद आता है आप देखेंगे माइक्रोवेव, तो काफी पीछे आता है। आपको ऑलरेडी पता है कि इवन विजिबल रीजन से भी वो पीछे है। तो इस तरह से थोड़ा सा आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ध्यान दीजिए कि सबसे हाईएस्ट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कहां पर है, गामा रे साइड है। गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल रीजन जो हमारा लाइट होता है व्हाइट लाइट दैट इज विजिबल रीजन, और फिर इधर धीरे धीरे आपका फ्रीक्वेंसी घटता चला जाता है और वेवलेंथ बढ़ता चला जाता है, जैसे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। इसी कारण आप देखते हैं माइक्रोवेव और रेडियो वेव से हमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि इन सारे वेव्स का एनर्जी उतना ज्यादा नहीं रहता है, वेवलेंथ काफी बड़ा रहता है, तो इंटरैक्शंस हमसे उतना कम होता है। लेकिन अगर आप एक्सरे को देखें, अगर आपका एक्सरे का एक्सपोजर हो, गामा रे का एक्सपोजर हो, तो आप समझ सकते हैं कि आपके बॉडी पर कितना असर पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि दीज आर रिलेटिवली यू में से कम इफेक्ट करने वाले वेव्स हैं, और गामा रेज और एक्स रेज जो है ये आपको पता है कि कितने आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। तो यहां पर हमने देख लिया बेसिक कंसेप्ट, आपने वेव नंबर का भी कंसेप्ट समझ लिया, बहुत बेसिक सा फिजिक्स है, लेकिन यूपीएससी आपसे गलती करा सकती है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।